और विदेश मंत्रालय हो गया, विदेश के मामले हो गए, है ना, और सेना का मामला हो गया। ये जो सारी पावर्स हैं वो तो किसने अपने पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है ना। और उसके बाद जो शेष, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, है ना, वन हो गए, और यहाँ की जो जैसे कृषि हो गई, कॉमर्स हो गया, ये सारा अथॉरिटी किसको दी है? राज्य सरकार को दी है। अब देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है तो अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना। हालांकि फुल अथॉरिटी दी गई है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ नए जो लॉ है वो लागू कर सकते हैं, है ना, कुछ पॉलिसी लागू कर सकती हैं, लेकिन वो क्या नहीं होनी चाहिए? अनकॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर सपोज करो किसी चीज पे दोनों में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में आपस में कोई मतभेद होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वही मान्य होगा, है ना। अब देखो, अब इसमें क्या है? जुडिशियरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। अब जो जुडिशियरी सिस्टम है, न्यायालय है, वो सारे सिस्टम को देखता है ना, कि किस तरह से जो संवैधानिक कार्य है वो दोनों सरकार के द्वारा स्टेट लेवल पे और केंद्र लेवल पे सुचारू रूप से अच्छी तरह से किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। स्टेट में आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, वो राज्य सरकार की सारी गतिविधियों को देखते हैं, ठीक है, और केंद्र में क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो अपेक्स बॉडी होती है, एंड सुप्रीम, उसके बाद अब देखो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट इन द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया। इट इज नॉट merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the name of the democratic politics in our country. This ensures that spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideal in our country, ठीक है। अब क्या है? किस तरह से जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, उसको क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया है ना। तो जिस तरह से हमारे भारत देश में इस पर जैसे बहुत सारे क्या है, डाइवर्सिटीज हैं यहाँ पर, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग रहते हैं। तो जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो कुछ ऐसे प्रोविजंस थे ना, कुछ इस तरह की बात होती कि जो क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर डिवाइडेशन होना चाहिए ना। अब प्रेजेंट टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर, हालांकि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब तुम्हें पता होगा भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे हम हिंदी के रूप में मानते हैं, क्योंकि अराउंड 46.8% जो पीपल है वो हिंदी स्पीकिंग पीपल है ना। एंड सेकंड जो लैंग्वेज स्पीकिंग मेजोरिटी है वो कौन सी है? बंगाली। अराउंड 8.4% जो लोग हैं वो बंगाली बोलते हैं ना। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी है, और दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? बंगाली, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 में, है ना, एक जो कह सकते हैं आप, ये राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, है ना, सॉरी, राज्य आयोग का गठन किया गया था। उसमें भाषा के आधार पर स्टेट को कंस्ट्रक्ट करना था, है ना। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर स्टेट बना था, ठीक है, क्योंकि वहां तमिल मेजोरिटी थी। तो पहले तो जो गवर्नमेंट थी वो इसके अपोज में थी ना, वो नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर क्या हो, डिवीजन हो। लेकिन जब आंदोलन ज्यादा तेज हुआ वहां पर, तो वहां पर क्या हुआ, भाषा के आधार पर, है ना, वहां डिसाइड वो अलग से स्टेट बनाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे क्या था, क्षेत्र विशेष के आधार पर जो स्टेट्स थे उनका डिवीजन होने लगा था। अब देखो, when the demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. अब देखो क्या था, मैंने जैसे बताया, जब शुरू में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने की बात कही जाने लगी थी, उसी समय कुछ जो लीडर्स थे, कुछ जो बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे उस टाइम के, उनको वो इस बात से चिंतित थे कि इससे तो देश का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, है ना, इससे तो विभाजन होगा, जो देश की यूनिटी है, वो अखंडता है, वो क्या होगी, वो डेमोलिश हो जाएगी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। जब 1947 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पीएम थे,
तो उन्होंने क्या किया कि कुछ समय के लिए, जब जैसे बताया ना मैंने, आप आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन शुरू हो रहा था, है ना, तो उन्होंने क्या किया, पहले इस चीज का विरोध किया, है ना। उन्होंने वो चाहते थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे जब आंदोलन बढ़ने लगा तो फिर गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी, है ना, और भाषा के आधार पर फर्स्ट स्टेट का गठन किया गया था। अब देखिए लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language, है ना। हमारा जो संविधान है वो किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज की अथॉरिटी नहीं देता है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है भारत में, याद रखना इस चीज को। केवल हिंदी जो है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। हिंदी केवल लगभग 40%, मैंने बताया था ना, 40% लोगों की इस मदर टंग है, मदर स्पीकिंग है, मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40%। इसलिए देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। इसलिए बहुत सारे जो सेफगार्ड्स हैं दूसरी भाषाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए गए हैं। 21 अदर लैंग्वेज। अब देखो यहाँ भी 21 बहुत सा और भी अदर लैंग्वेज है ना। वो तो क्या है, स्टेट लेवल पर 21 लैंग्वेज है। इसके साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेज है वो तो पता नहीं कितनी सारी है ना। पग पग पर मतलब थोड़े डिस्टेंस पर ही हमारे देश में लैंग्वेज की में डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। अब राजस्थान में देखो आप, है ना, राजस्थान में कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में जाओगे आप, कोटा साइड में हाड़ौती बोली जाती है। उधर मेवाड़ी, कुछ मारवाड़ी, कहीं ढोड़ाड़ी, है ना। यहाँ पे अलवर साइड के आसपास मेवाती, इधर ब्रजभाषा, है ना। तो कितनी सारे रीजनल लैंग्वेज हैं ना। उसके बाद जो मेन जो स्टेट की लैंग्वेज थी 21 जो लैंग्वेज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट किया गया है ना। उनका जिक्र किया गया है 21 भाषाओं को। अब क्या था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में